राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ, वो है 11वीं और 12वीं शताब्दी में माने जाता है। तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव माना जाता है वो माना जाता है 11वीं व 12वीं शताब्दी का माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक जो राजस्थानी भाषा है, 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा दोनों एक ही मानी जाती थी। और राजस्थानी और गुजराती दोनों का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब आई, वो आई 16वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी तक तो राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही थी। तो राजस्थानी और गुजराती दोनों का स्वतंत्र रूप से विकास कब होने लगा, वो होने लगा 16वीं शताब्दी में, एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास होने लगा दोनों का। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है 1650 से 1850 के बीच का जो काल है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, वो किया जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, वह है सौर यानी प्राकृत के मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, वो मानी जाती है सौर यानी प्राकृत भाषा के मरु गुर्जरी या गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। किससे, सौर यानी प्राकृत के मरु गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मरु गुर्जरी जो अपभ्रंश है उससे दो भाषाओं का विकास हुआ। एक तो है मरु भाषा जिसे कहते हैं राजस्थानी, और दूसरी है गुजराती भाषा। तो मरु गुर्जरी अपभ्रंश से कौन सी दो भाषा है, एक तो मतलब राजस्थानी और दूसरी है गुजराती। इन दोनों भाषा का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाएं एक ही थी। तो 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती दोनों क्या थी, एक ही थी। और इन दोनों का स्वतंत्र रूप से विकास कब होने लगा, वो है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी आई तब राजस्थानी अलग हो गई और गुजराती अलग हो गई। इन दोनों का स्वतंत्र रूप से अलग अलग विकास होने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो देखते हैं। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है संस्कृत। संस्कृत जब जन साधारण द्वारा बोली जाने लगी तब इनमें किसका विकास हो गया, प्राकृत भाषा का। किसका, प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा के दो रूप आए, कौन सा, एक तो पाली और दूसरा है सौर सैनी प्राकृत। पहला तो हो गया पाली और दूसरा सौर सैनी प्राकृत। सौर सैनी प्राकृत के अनेक अपभ्रंश आए, बहुत सारे अपभ्रंश आए। कौन कौन से अपभ्रंश हो गए, एक तो है मरु गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। ये प्रमुख अपभ्रंश है कि सौर सैनी प्राकृत के अनेक अपभ्रंश आए। कौन कौन से, गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। ये क्या है, सौर सैनी प्राकृत के अनेक अपभ्रंश है। तो अधिकांश जो वैज्ञानिक है वो, अधिकांश जो साहित्यकार है वो जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं, वो है गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं अधिकांश साहित्यकार। अधिकांश साहित्यकार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं, सौर सैनी प्राकृत के मरु गुर्जरी या गुर्जरी अपभ्रंश से ही मानते हैं। लेकिन जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन है वो राजस्थानी की भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं, वो है नागर अपभ्रंश से। किसे, नागर अपभ्रंश से मानते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अधिकांश साहित्यकार तो मानते हैं किससे, वो मानते हैं गुर्जरी या मरु गुर्जरी अपभ्रंश से, और जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन है वो मानते हैं नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, वह है 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। अभी हमने पढ़ा राजस्थान की भाषा और उसकी उत्पत्ति तथा विकास के बारे में। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या था, मेन डायलेक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख बोलियां तथा वो बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग, ये हमने अभी देख लिया, किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने किया अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन थे, उन्होंने राजस्थान की बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा। कितने, 5 भागों में बांटा राजस्थान की बोलियों को, मुख्यतः कितने, 5 भागों में बांटा जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने। ये पूछा जाता है प्रश्न। तो राजस्थान की प्रमुख बोलियां हम देखते हैं कौन कौन सी है। पहली होगी मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी है, थली, गोडवाड़ी और ढाटी।
थली, गोडवाड़ी और ढाटी ये सब किसकी उपबोलियां है? मारवाड़ी की। ऐसे पूछा जाता है कि थली, गोडवाड़ी ये किसकी उपबोलियां है? ये है मारवाड़ी की। ढाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी? मेवाड़ रीजन में। कहाँ? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा इन इलाकों में बोली जाती है मेवाड़ी बोली। तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा इत्यादि इलाकों में बोली जाती है। नेक्स्ट होगी ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास वाले रीजन में। तो जयपुर हो गया, दौसा हो गया, बगरू, दूदू, यहाँ पे क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। तो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू इन इलाकों में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली की प्रमुख विशेषता क्या है? छह। तो इस भाषा में क्या शब्द लगता है? छह। छह शब्द लगता है ढूंढाड़ी बोली में। नेक्स्ट है कि तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये सब किसकी उपबोलियां है? ये है ढूंढाड़ी की। तो आपन से ये उपबोलियों वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उपबोलियां याद रखनी है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल तो किसकी उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। जबकि आपन ने देखा था थली, गोडवाड़ी, ढाटी ये सब किसकी उपबोलियां था? ये थी मारवाड़ी की। तो थली, गोडवाड़ी, ढाटी ये थी मारवाड़ी की उपबोलियां। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल है ढूंढाड़ी की उपबोलियां। और थली, गोडवाड़ी और ढाटी थी मारवाड़ी की, और तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल है ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट हम देखते हैं हाड़ौती। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाएगी? हाड़ौती रीजन में। कहाँ? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवाती। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर इलाकों में। तो मेवाती बोली बोली जाती है अलवर, भरतपुर इलाकों में। नेक्स्ट हम देखते हैं वागड़ी। वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? वागड़ रीजन में। वागड़ रीजन कौन सा हो गया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी बोली। नेक्स्ट हम देखते हैं मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़ में। और मालवी की जो उपबोलियां है वो कौन सी है? रांगड़ी और निमाड़ी। तो ऐसे पूछा जाता है कि रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां है? वह है मालवी की। तो उपबोलियों वाला अभी हमने तीन देख लिए हैं। कौन कौन से? पहला देखा है थली, गोडवाड़ी और ढाटी ये किसकी उपबोलियां थी? ये थी मारवाड़ी की उपबोलियां थी। नेक्स्ट है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये किसकी उपबोलियां थी? ये थी ढूंढाड़ी की उपबोलियां थी। नेक्स्ट अभी 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 हमने देखा है रांगड़ी और निमाड़ी ये किसकी उपबोलियां? ये है मालवी की उपबोलियां है। तो उपबोलियां याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेखावटी। शेखावटी बोली कहाँ बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू, सीकर इलाकों में बोली जाती है। शेखावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू, सीकर इत्यादि इलाकों में बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मराठी भाषा का प्रभाव। मराठी और एमपी की भाषा का जो प्रभाव है वो किस बोली पर पड़ता है? वो है मालवी। राजस्थान में जो मालवी बोली बोली जाती है, कहाँ बोली जाती थी? प्रतापगढ़ में। उस पर मराठी भाषा और एमपी की भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुजराती। गुजराती भाषा का प्रभाव किस बोली पर दिखाई देता है? वह है वागड़ी। वागड़ी बोली पर हमारे गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है ब्रज भाषा और हरियाणवी भाषा का प्रभाव किस पे दिखाई देता है? वह है मेवाती बोली पर। ब्रज भाषा और हरियाणवी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है मेवाती बोली पर। नेक्स्ट है ये बोली है और वो किस स्थान पे बोली जाती है वो दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपके पिछले दो एग्जामों में इसी से प्रश्न आ रहे हैं। तो बोली है और उसके सामने दे देते हैं स्थान, तो उसको मैच करना होता है। तो हम देखते हैं ढाटी। ढाटी जो उपबोली है वो किसकी? मारवाड़ी की बोली है। ठीक है, तो ढाटी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। ढाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है, और ये बोली जाती है बाड़मेर में। तो ढाटी कहाँ पे बोली जाती है? बाड़मेर में। नेक्स्ट है जगरोती। जगरोती किसकी उपबोली है? वो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। जगरोती है ढूंढाड़ी की उपबोली, और ये बोली जाती है करौली में। तो जगरोती बोली जाती है करौली में। नेक्स्ट है नागरचोल। नागरचोल भी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की, और ये बोली जाती है टोक तथा सवाई माधोपुर में। नागरचोल कहाँ बोली जाती है? टोक तथा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है धावड़ी। धावड़ी किसकी उपबोली है? वो है मेवाड़ी की उपबोली है, और ये बोली जाती है उदयपुर में। अगला है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की, और ये बोली जाती है जालोर, सिरोही तथा पाली के कुछ इलाकों में। तो गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जालोर, सिरोही और तथा पाली के कुछ इलाकों में बोली जाती है गोडवाड़ी, और ये मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट हम देखते हैं खेराड़ी। खेराड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। यह बोली जाती है शाहपुरा और बूंदी में बोली जाती है। तो खेराड़ी किसकी उपबोली है? वो है मारवाड़ी की है। यह शाहपुरा और बूंदी में बोली जाती है खेराड़ी बोली। नेक्स्ट हम देखते हैं अहिरवाटी। अहिरवाटी का दूसरा नाम क्या है? राठी। अहिरवाटी का दूसरा नाम क्या है? राठी। यह बोली जाती है बहरोड, मंडावर जो कि अलवर में स्थित है, तथा कोटपुतली में बोली जाती है। तो अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है? बहरोड, मंडावर जो कि अलवर में है, तथा कोटपुतली में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। नेक्स्ट है तोरावाटी। तोरावाटी बोली जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये बोली जाती है नीम का थाना में तथा खेतड़ी में।
खेतड़ी, झुंझुनू तथा नीम का थाना में बोली जाती है तोरावाटी बोली। तो तोरावाटी बोली किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये बोली जाती है नीम का थाना तथा खेतड़ी, झुंझुनू में बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बागड़ी। बागड़ी देखो दो वर्ड है, एक तो है बागड़ी है और दूसरा है वागड़ी है। एक तो वर्ड क्या आ जाएगा बागड़ी और दूसरा आ जाएगा वागड़ी। ये पूछा जाता है बागड़ी है वो तो क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। एक बागड़ी है वो तो क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है और ये बोली जाती है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। और जबकि वागड़ी है, वागड़ी है जो किस क्या है? एक प्रमुख बोली है और ये बोली जाती है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में। तो ये याद रखना है बागड़ी और वागड़ी में फर्क। तो बागड़ी तो क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है जो कि बोली जाती है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में बोली जाती है। जबकि वागड़ी है जो कि वागड़ रीजन में बोली जाती है। कहाँ पे? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो ये दो चीजें हैं, ये याद रखनी है। तो ये बागड़ी वाला पूछा गया था अभी पिछले एग्जाम में। तो बागड़ी क्या है? ये मारवाड़ी की उपबोली है। ये बोली जाती है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ इलाकों में बोली जाती है। नेक्स्ट है थली। थली ये किसकी? मारवाड़ी की उपबोली है। ये जैसलमेर, बीकानेर इलाकों में बोली जाती है। तो एक बार इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं। पहला है डाटी। तो डाटी बोली है जो किसकी उपबोली है? वो है मारवाड़ी की उपबोली है और ये बोली जाती है कहाँ? बाड़मेर में। डाटी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में बोली जाती है। नेक्स्ट है जगरोती। जगरोती कहाँ बोली जाती है? जगरोती बोली जाती है करौली में। जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली में। नेक्स्ट है नागरचोल। नागरचोल कहाँ बोली जाती है? टोंक तथा सवाई माधोपुर में। तो नागरचोल कहाँ पे बोली जाती है? वो बोली जाती है टोंक तथा सवाई माधोपुर में। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। दावड़ी। दावड़ी कहाँ पे बोली जाती है? उदयपुर में। नेक्स्ट है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जालोर, सिरोही तथा पाली के कुछ इलाकों में। खेराड़ी। खेराड़ी कहाँ पे बोली जाती है? खेराड़ी बोली जाती है शाहपुरा तथा बूंदी में। तो खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? शाहपुरा तथा बूंदी में बोली जाती है। नेक्स्ट है अहिरवाटी। अहिरवाटी या इसे राठी भी कहा जाता है। वो कहाँ बोली जाती है? बहरोड तथा मंडावर जो कि कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। तो अहिरवाटी बोली जाती है बहरोड तथा मंडावर जो कि कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। वहां पे बोली जाती है अहिरवाटी या राठी बोली। तो बहरोड तथा मंडावर तथा एक है कोटपुतली, यहाँ पे बोली जाती है अहिरवाटी। बहरोड, मंडावर तथा बहरोड हो गया, मंडावर हो गया तथा कोटपुतली हो गया, यहाँ पे बोली जाती है अहिरवाटी बोली। नेक्स्ट हम देखते हैं तोरावाटी। तोरावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? वो बोली जाती है नीम का थाना तथा खेतड़ी में। तो तोरावाटी बोली बोली जाती है नीम का थाना तथा खेतड़ी में बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बागड़ी। बागड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? वो बोली जाती है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो बागड़ी दो वर्ड है, एक तो बागड़ी है दूसरा वागड़ी। तो बागड़ी है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है वो तो कहाँ पे बोली जाएगी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। जबकि वागड़ी है वो है कहाँ बोली जाएगी? वागड़ रीजन में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थली। थली क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। वो बोली जाती है जैसलमेर तथा बीकानेर में। थली क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है जो कि बोली जाती है जैसलमेर तथा बीकानेर इलाकों में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बागड़ी है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। वो तो बोली जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। जबकि वागड़ी है जो कि बोली जाती है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रांगड़ी। रांगड़ी बोली है वो क्या कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी है, रांगड़ी हमने देखा था किसकी उपबोली थी? वो थी मालवी की। तो ये नेक्स्ट है रांगड़ी। रांगड़ी बोली है वो किसका मिश्रण है? वो है मालवी तथा मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है। तो रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी तथा मालवी का मिश्रण है। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि रांगड़ी है, रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? वो है मारवाड़ी तथा मालवी इन दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट हम देखते हैं ढटकी हो गया, ढाटी हो गया, थली, गोडवाड़ी, खेराड़ी, ये सब किसकी उपबोलियां? ये है मारवाड़ी की उपबोलियां है। तो हो गया ढटकी, ढाटी, गोडवाड़ी, खेराड़ी, ये सब किसकी उपबोलियां? ये सब उपबोलियां है मारवाड़ी की उपबोलियां है। तो ढटकी, ढाटी, थली, गोडवाड़ी, खेराड़ी, ये सब किसकी उपबोलियां है? मारवाड़ी की। नेक्स्ट हम देखते हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल तथा जगरोती, ये सब किसकी उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। तो ये उपबोलियों वाला पूछा जाता है। एक बार वापिस देख लेते हैं। तो क्या हो गया? ढटकी, ढाटी, थली और गोडवाड़ी, ये तो है मारवाड़ी की उपबोलियां। नेक्स्ट हम देखते हैं तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचोल, ये सब किसके है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां। तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचोल, ये सभी किसकी उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। जबकि ढटकी, ढाटी, थली और गोडवाड़ी, ढटकी, ढाटी, थली, गोडवाड़ी और खेराड़ी, ये सब किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं रांगड़ी और नीमाड़ी, ये दोनों किसकी उपबोलियां है? मालवी की। राठी तथा महेठा, ये दोनों किसकी उपबोलियां है? मेवाती की। तो ये उपबोलियां है। उपबोलियां का भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं। तो उपबोलियों को देखते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हम देखते हैं डटकी हो गया, ढाटी, थली, गोडवाड़ी तथा खेराड़ी, ये सभी किसकी उपबोलियां? ये उपबोलियां है मारवाड़ी की। डटकी, ढाटी, थली, गोडवाड़ी और खेराड़ी ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचोल और जगराती ये सब है ना किसकी उपबोलियां? ये है ढूंढाड़ी की। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल तथा जगरोती है ढूंढाड़ी की उपबोलियां। नेक्स्ट हम देखते हैं रांगड़ी तथा नीमाड़ी, ये दोनों किसकी उपबोलियां? ये दोनों है मालवी की उपबोलियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं राठी तथा महेठा, राठी और महिटा ये दोनों किसकी उपबोलियां? ये है मेवाती की उपबोलियां है। अब हम आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा दिवस क्या है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, उन्होंने वागड़ी, वागड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को। उसको कौन सी बोली कहा था? उनको कहा था भीली बोली। तो भीली बोली किनको कहा, किस बोली को कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने वो कहा था वागड़ी बोली को, जो कि बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। उसको जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने क्या बोला? वो बोला भीली बोली। राजस्थानी साहित्य एवं इसका विकास, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। राजस्थान का साहित्य एवं उसका विकास, तो राजस्थानी लिटरेचर एंड इट्स इवोल्यूशन, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। कितने? 4 कालों में बांटा गया है राजस्थान के साहित्य को। पहला कौन सा है? प्राचीन काल, दूसरा है पूर्व मध्य काल, तीसरा है उत्तर मध्य काल। तो राजस्थानी साहित्य को कितने? 4 कालों में बांटा गया है। 4 काल कौन कौन से है? पहला है प्राचीन काल, दूसरा है पूर्व मध्य काल, तीसरा है उत्तर मध्य काल और चौथा है आधुनिक काल। तो राजस्थानी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा है? प्राचीन काल, दूसरा है पूर्व मध्य काल, तीसरा है उत्तर मध्य काल और चौथा है वो है आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल है उसे क्या भी कहा जाता है? वीर गाथा काल भी कहा जाता है। प्राचीन काल को क्या भी कहा जाता है? वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसका टाइम कब से कब माना जाता है? 1050 से 1450 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो प्राचीन काल का समय माना जाता है 1050 से 1450 ईस्वी के बीच में माना जाता है। प्राचीन काल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में वीर रस से परिपूर्ण काव्यों का निर्माण हुआ। तो वीर रस से प्रधान काव्यों का निर्माण होने के कारण ही प्राचीन काल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रमुख है। प्राचीन काल में किनकी रचनाएं प्रमुख है? जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रमुख है। नेक्स्ट हम देखते हैं रणमल छंद। रणमल छंद किसने लिखा था? तो रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। किन्होंने लिखा था? श्रीधर व्यास ने लिखा था रणमल छंद। और ये किस काल का है? ये है प्राचीन काल या वीर रस काल का है। तो रणमल छंद किन्होंने लिखा था? श्रीधर व्यास ने। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को क्या भी कहा जाता है? भक्ति काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्य काल को कहा जाता है भक्ति काल। इसका समय माना जाता है 1450 से 1650 के बीच में। तो पूर्व मध्य काल उसे क्या भी कहा जाता है? भक्ति काल। इसका समय माना जाता है 1450 से 1650 के बीच में। इस काल में संतों तथा भक्तों की रचनाएं अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? भक्ति काल। तो भक्ति काल किसे कहा जाता है? पूर्व मध्य काल को 1450 से 1650 के बीच में। इसमें संतों और भक्तों की जो रचना है वो अधिक थी, इसके कारण इसे भक्ति काल भी कहते थे। तो भक्ति काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। मीराबाई की जो पदावली है वो किस काल की है? भक्ति काल की। पृथ्वीराज राठौड़ का जो वेली किशन रुक्मणी री है वो किस काल का है? भक्ति काल का। नेक्स्ट हम देखते हैं माधोदास ददवाड़िया की है राम रासो, वो किस काल की है? भक्ति काल की। ईश्वर दास की है हरिरस और देवयान, वो भी भक्ति काल की है। सैयाजी झूला की जो नाग दमन है वो भी किस काल की है? भक्ति काल की। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर मध्य काल। पहले तो हमने देखा था पूर्व मध्य काल, अब हम देखते हैं उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को क्या भी कहा जाता है? श्रृंगार, रीति, नीति परक काल। क्या कहा जाता है? श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है उत्तर मध्य काल को। जबकि पूर्व मध्य काल को कहते थे भक्ति काल। तो उत्तर मध्य काल को कहा जाता है श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है उत्तर मध्य काल को। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर मध्य काल है। उत्तर मध्य काल की जो समय कब से कब माना जाता है? वो माना जाता है 1650 से 1850 के बीच में माना जाता है उत्तर मध्य काल का समय। इस काल में क्या है? श्रृंगार, रीति तथा नीति से संबंधित क्या रचनाएं हुई थी इस काल में? तो श्रृंगार से संबंधित, रीति यानी काव्य शास्त्र से संबंधित तथा नीति परक रचनाएं किस काल में हुई थी? उत्तर मध्य काल में। 1650 से 1850 के बीच का जो समय था वहां हुई थी श्रृंगार, रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो प्रमुख रचनाएं कौन सी है।
रघुनाथ रूपक वो किन्होंने लिखी थी? कवि मंछाराम ने। तो रघुनाथ रूपक लिखी थी कवि मंछाराम ने लिखी थी, जो किस काल की है? वह उत्तर मध्य काल की। जबकि रजियारा सोठरा वो किसने लिखी थी? कृपाराम खेड़िया ने। किन्होंने? कृपाराम खेड़िया ने लिखी थी रजियारा सोरठा, वो भी किस काल की थी? उत्तर मध्य काल की। तो रजियारा सोरठा और रघुनाथ रूपक ये दोनों किस काल की है? उत्तर मध्य काल की है। रघुनाथ रूपक तो लिखा था कवि मंछाराम ने, जबकि रजियारा सोरठा लिखा था कृपाराम खेड़िया ने। तो रजियारा सोरठा किन्होंने लिखा था? वो लिखा था कृपाराम खेड़िया ने लिखा था रजियारा सोरठा। नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल की रचनाएं कौन कौन सी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? 1850 से वर्तमान तक का समय माना जाता है आधुनिक काल। इस काल में क्या है? विभिन्न विषयों से पर रचना की गई है। विभिन्न विषयों तथा विभिन्न विधाओं पर रचना की गई है आधुनिक काल में। नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक काल है, उसमें इसमें स्वतंत्रता संग्राम तथा जन चेतना का प्रसार हुआ था। आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम तथा जन चेतना का प्रसार हुआ। आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? सूर्यमल मिश्रण, जो कि कहाँ के थे? बूंदी के। कवि राजा बांकीदास, जो कि कहाँ के? मारवाड़ के थे। तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के हैं। कवि राजा बांकीदास, जो कि मारवाड़ के हैं। ये आधुनिक काल के प्रमुख कवि है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिंगल तथा पिंगल, ये दोनों क्या है? काव्य की शैलियां है। डिंगल तथा पिंगल दोनों क्या है? काव्य की शैलियां। ये भी हमने वह है प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं, मतलब राजस्थान की जो प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं और वो किसने लिखी है, वो किनके द्वारा रचना की गई है, उसके बारे में देखेंगे। तो इससे आपके सीईटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी को देखते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं और बाद में हम देखेंगे कि आपके पिछले सीईटी परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी इस क्लास में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुवलय माला। कुवलय माला उसकी रचना किसने की थी? कुवलय माला की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। तो कुवलय माला की रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। और कुवलय माला है उसमें क्या है? 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है? वह है 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है कुवलय माला में। और इसकी रचना की थी उद्योतन सूरी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। दूसरा हम देखते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने। और सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? वो थे बूंदी के। तो वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने और वो कहाँ के थे? बूंदी के। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर विनोद। वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने। और वीर विनोद में क्या है? उदयपुर के इतिहास के बारे में जानकारी है। तो वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने और वीर विनोद में उदयपुर का इतिहास लिखा गया है। आगे हम देखते हैं धरती दोरारी, पीथल और पाथल, पूर्ण जमीन रो धनी, मेजर तथा लीलटास, इन सभी की रचना किन्होंने की थी? वो की थी कन्हैया लाल सेठिया ने। और कन्हैया लाल सेठिया कहाँ के थे? सुजानगढ़ के थे। कहाँ के? सुजानगढ़ के। तो धरती दोरारी किन्होंने लिखा था? कन्हैया लाल सेठिया ने। पीथल और पाथल लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। पूर्ण जमीन रो धनी ये भी लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। मेजर और लीलटास लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। ये सब लिखे कन्हैया लाल सेठिया ने। आगे हम देखते हैं बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी है किन्होंने लिखा था? विजयदान देथा ने। दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, चौधराइन की चतुराई, ये सब भी किन्होंने लिखे थे? विजयदान देथा ने। तो बातारी फुलवारी है वो किन्होंने लिखा था? विजयदान देथा ने। और बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखा गया है? वह 14 खंडों में। तो ये वाला प्रश्न आपके सीईटी 2022 में पूछा गया था कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखा गया है? 14 खंडों में। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ऐसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से लेखक का उपनाम बीजी है? तो बीजी किनका उपनाम है? वह है विजयदान देथा। विजयदान देथा का उपनाम क्या है? बीजी। और विजयदान देथा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोरुंदा में हुआ था विजयदान देथा का जन्म। तो बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, ये सब किन्होंने लिखे थे? विजयदान देथा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मूवी है पहेली। पहेली मूवी है ना, वो किनकी? शाहरुख खान की, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, इन सब की मूवी है। तो इसमें क्या है? ये जो पहली मूवी है ना वो क्या है? विजयदान देथा की एक कहानी पर बनी है। वो कौन सी कहानी है? दुविधा। तो विजयदान देथा ने एक कहानी लिखी थी दुविधा, उसी पर आगे चल करके क्या बनी? पहली मूवी बनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारतीय लिपिमाला। क्या है? प्राचीन भारतीय लिपिमाला। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना किन्होंने की थी? वो की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये वाला प्रश्न में
आपके सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है कि प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना की थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे ना, वो राजस्थान के म्यूजियम में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो जो संग्रहालय होते हैं ना, उसमें ना संग्राहक के पद पे, क्यूरेटर के पद पे कार्यरत थे कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और उन्होंने क्या लिखा था? प्राचीन भारतीय लिपिमाला। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो मारवाड़ रा परगनारी विगत ये किसने लिखा था? ये लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। मारवाड़ रा परगनारी विगत लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। और मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या भी कहा जाता है? वो कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत को कहा जाता है। और ये लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। और मुहनोत नैन्सी थे ना, वो जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के राज्य में दीवान थे। तो आपसे ये पूछा जाता है, ये भी पूछा गया था सीईटी 2022 में कि ना मारवाड़ रा परगनारी विगत किसने लिखा था? वो लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। और मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या भी कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और पश्चिमी भारत की यात्रा ये भी किन्होंने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये सब लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय तो लिखा था जयानक ने। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, जय विजय। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने और पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट है कि हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, हमीर महाकाव्य तो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। जबकि हमीर रासो किन्होंने लिखा था? तो आपके ऑप्शन में अगर जोधराज हो तो वो भी सही है, और सारंगधर हो वो भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। तो जोधराज या सारंगधर ने लिखा था हमीर रासो। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत भाषा में हमीर रासो लिखा था, वो किन्होंने लिखा था? सारंगधर ने। नेक्स्ट है कि कान्हड़ देव प्रबंध, ये लिखा था पद्मनाभ ने। मारवाड़ राज्य का इतिहास ये किन्होंने लिखा था? विश्वेश्वर नाथ रेव ने। तो मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेव। नेक्स्ट की ललित विग्रह राज किन्होंने लिखा था? सोमदेव ने। ललित विग्रह राज लिखा था सोमदेव ने। नेक्स्ट है कि चेतावनी रा चुंगटिया किन्होंने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। ये भी सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था आपके कि चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारट ने। तो इस चेतावनी के चुंगटिया, इसको सुनकर के ही उदयपुर के जो राणा फतेह सिंह थे, उन्होंने दिल्ली के दरबार में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, तो चेतावनी का चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारट ने, और इसको सुनकर के दिल्ली के उदयपुर के राणा फतेह सिंह ने क्या दिल्ली के दरबार में शामिल होने से मना किया था। नेक्स्ट है आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज। ये दोनों पुस्तकें किन्होंने लिखी? ये लिखी थी सागरमल गोपा ने। आजादी के दीवाने या जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तक लिखी सागरमल गोपा ने लिखी थी। ये भी सीईटी 2022 में आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर हो गया, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब किसने लिखे थे? सूर्यमल मिश्र ने लिखे थे। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब लिखे थे सूर्यमल मिश्र ने। और सूर्यमल मिश्र थे ना, वो क्या है? बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब लिखे सूर्यमल मिश्र ने। और वो सूर्यमल मिश्र बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो वंश भास्कर में क्या लिखा गया है? बूंदी के राज्य का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इला न देनी आपनी हालर ये हुलराय। ये वाली जो लाइन्स है ना, ये कहाँ से ली गई है? ये वाली लाइनें ली गई है वीर सतसई से। और वीर सतसई किन्होंने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। तो ये वाला प्रश्न भी आपके सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है कि इला न देनी आपनी हालर ये हुलराय, ये वाली लाइनें कहाँ से ली गई है? वीर सतसई से ली गई है। नेक्स्ट है वंश भास्कर को रचना किन्होंने की थी? सूर्यमल मिश्र ने, लेकिन वो अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं कर पाए थे।
तो उनकी मृत्यु के पश्चात है ना वंश भास्कर को पूरा करने का काम किन्होंने किया? मुरारी दान ने। तो वंश भास्कर को पूरा किन्होंने किया था? मुरारी दान ने। और मुरारी दान कौन थे? वो थे सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। तो वंश भास्कर को पूरा करने का जो काम किया था वो किन्होंने किया था? मुरारी दान ने। और वो सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। और वंश भास्कर में लिखा क्या गया है? वो है बूंदी राज्य का इतिहास के बारे में लिखा गया है वंश भास्कर में। अगला प्रश्न है नरपति बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो किन्होंने लिखा था? तो बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नालह ने। तो बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नालह ने लिखा था। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है बहुत कि बीसलदेव रासो किन्होंने लिखा था? नरपति नालह ने लिखा था। और बीसलदेव रासो में है क्या? वो है सांबर के जो बीसलदेव थे और उनकी जो राजमती थी, ठीक है, इन दोनों की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। तो सांबर के बीसलदेव और राजमती की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है बीसलदेव रासो, और ये लिखा था नरपति नालह ने लिखा था। तो विग्रहराज चतुर्थ थे ना, तो वो उनका ही दूसरा नाम क्या था? बीसलदेव। तो विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम क्या था? बीसलदेव। और बीसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है क्या? बीसलदेव रासो। और लिखा किन्होंने था? नरपति नालह ने लिखा था। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी मेरुतंग ने। राजरूपक की रचना की थी वीरपाण ने। राजविलास की रचना की थी कविमान ने। राज रत्नाकर की रचना की थी सदाशिव ने। फाटका जंजाल किन्होंने लिखा? शिवचंद्र भरतिया ने। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश। राजस्थानी भाषा शब्दकोश की रचना की थी सीताराम लालस ने। तो राजस्थानी भाषा है उसका जो शब्दकोश है, ठीक है, डिक्शनरी, उसकी रचना किसने की थी? सीताराम लालस ने। ये वाला प्रश्न भी आपके सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है। राजस्थानी भाषा शब्दकोश किन्होंने लिखा था? सीताराम लालस ने। नेक्स्ट है कि बादली लिखा चंद्रसिंह विरकाली ने। राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने। राव जेतसिरो छंद किन्होंने लिखा था? बीठू सूजा ने लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जोधपुर व जयपुर की स्थापना की तिथि को कौन बताता है? वो बताता है बांकीदास रिख्यात। तो बांकीदास रिख्यात है वो क्या है? जयपुर तथा जोधपुर इन दोनों की स्थापना तिथि के बारे में बताता है। बांकीदास किसके दरबारी कवि थे? तो बांकीदास थे जोधपुर के मान सिंह थे ना, उनके दरबारी कवि थे बांकीदास। नेक्स्ट की मुंडियार रिख्यात है, उसमें क्या है? जोधपुर के राठौड़ राज्य का इतिहास के बारे में लिखा गया है मुंडियार रिख्यात, ठीक है। तो जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास के बारे में किसमें लिखा गया है? वो लिखा गया है मुंडियार रिख्यात। नेक्स्ट है कि हमीर मद मर्दन किन्होंने लिखा था? हमीर मद मर्दन लिखा था जय सिंह सूरी ने। तो हमीर मद मर्दन लिखा था जय सिंह सूरी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, वो लिखा था दशरथ शर्मा ने। ये प्रश्न भी पूछा गया था आपके सीटी 2022 में। अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान लिखा था दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट ढोला मारूरा दुहा, ये लिखा था कवि कल्लोल ने। पग फेरो लिखा था मणि मधुकर ने। पग फेरो किन्होंने लिखा था? मणि मधुकर ने। मिट्टी का कलंक लिखा था यादवेंद्र शर्मा ने। बाथा में भूगोल लिखा था हरीश बादानी ने। किन्होंने? हरीश बादानी ने लिखा था बाथा में भूगोल। राधा किन्होंने लिखा था? सत्य प्रकाश जोशी ने। स्वतंत्र बावनी किन्होंने लिखा था? तेज कवि जैसलमेरी ने। स्वतंत्र बावनी लिखा था तेज कवि जैसलमेरी ने। नेक्स्ट है कि राग मंजरी और राग माला, ये लिखा था पुंडरिक विठल ने। राग मंजरी और राग माला ये दोनों किन्होंने लिखा था? पुंडरिक विठल। नेक्स्ट है समर इच्छा कहा, ये लिखा था हमीर भद्र सूरी ने। समर इच्छा कहा किन्होंने लिखा था? हमीर भद्र सूरी ने। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर ये दोनों लिखे थे कृष्णानंद व्यास ने। नेक्स्ट है कि रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। वेली किशन रुक्मणेरी किन्होंने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि वेली किशन रुक्मणेरी किन्होंने लिखा था? वो लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। शायद सीईटी 2022 में ये पूछा गया था कि वेली किशन रुक्मणेरी लिखने वाले किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के दरबार में, ठीक है। और लिखा तो किन्होंने था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और वो दरबारी कवि किनके थे? अकबर के। नेक्स्ट हम देखते हैं राम रासो लिखा था माधोदास दधवाड़िया ने। ईश्वरदास एवं देवयान लिखा था हरिरस और देवयान लिखा था ईश्वरदास ने। नागदमन लिखा था सैयाजी झूला ने। रघुनाथ रूपक लिखा था कवि मंछाराम ने। तो रघुनाथ रूपक किन्होंने लिखा था? कवि मंछाराम ने।
नेक्स्ट है अचलदास खीचीरी वचनिका। अचलदास खीचीरी वचनिका लिखा था शिवदास गार्डन ने। अचलदास खीचीरी वचनिका जो लिखा था वो किन्होंने लिखा था? शिवदास गार्डन ने। अचलदास खीचीरी वचनिका में क्या है? गागरून राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है अचलदास खीचीरी वचनिका में। नेक्स्ट है सगत रासो। सगत रासो लिखा था गिरधर आशिया ने। खुमाण रासो लिखा था दौलत विजय ने। रतन रासो लिखा था कुंभकर्ण ने। नेक्स्ट है कि सेनानी लिखा था मेघराज मुकुल ने। किन्होंने? मेघराज मुकुल ने लिखा था सेनानी। नेक्स्ट है विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, ये सब किन्होंने लिखा था? दुर्सा आढ़ा ने। एक तो हो गया विरुद्ध छतरी, दूसरा हो गया किरतार बावनी और तीसरा हो गया वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, ये सब लिखा था दुर्सा आढ़ा ने। ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कि विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दुहा लिखा दुर्सा आढ़ा ने। नेक्स्ट है बीकानेर रे राठौड़ ख्यात, ये किन्होंने लिखा था? दयालदास ने। बीकानेर रे राठौड़ ख्यात लिखा था दयालदास ने। समंदर और थार, जोग संजोग, चांदा सेठानी, हूँ को, गोरी किण पीवरी, ये सब किन्होंने लिखा था? यादवेंद्र शर्मा ने। संबंध अर्थार, जोग संजोग, चांदा सेठानी, हूँ गोरी किण पीवरी, ये लिखा था यादवेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट की परनियोड़ी कवारी, धोरारी धोरी, एक बिंदनी दो बिंद, ये सब लिखे थे नथमल जोशी ने। ये सब किन्होंने लिखे? नथमल जोशी ने। नेक्स्ट है मुक्ति किन्होंने लिखा था? मिठेश निर्मोही ने। मुक्ति किन्होंने लिखा था? मिठेश निर्मोही ने। इंपॉर्टेंट है, मुक्ति जो कविता है, मुक्ति कविता संग्रह किन्होंने लिखा था? मिठेश निर्मोही ने। फुतुहात ए आलमगिरी लिखा था ईश्वरदास नागर ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था CET 2022 में। फुतुहात ए आलमगिरी लिखा था ईश्वरदास नागर ने। नेक्स्ट है पाबू प्रकाश लिखा था मोड़जी आसिया ने। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था, CET में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाबू प्रकाश लिखा था मोड़जी आसिया। नेक्स्ट है राज प्रकाश लिखा था किशोरदास ने। और राजवल्लभ लिखा था मंडन ने। ठीक है, राजवल्लभ किन्होंने लिखा था? मंडन ने लिखा था। और मंडन कौन थे? वो है महाराणा कुंभा के दरबार में जो शिल्पी थे ना, वो थे मंडन, और उन्होंने लिखा था राजवल्लभ। इंपॉर्टेंट है कि राजवल्लभ किन्होंने लिखा था? मंडन ने। ठीक है, तो मंडन कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी। नेक्स्ट है अमर काव्य वंशावली लिखी थी रणछोड़ भट्ट ने।